हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 12th एंड 13th जून वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज हमें 6 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी आज पब्लिश हुई है। खासकर अगर हम सोसाइटी की बात करें या फिर ज्योग्राफी की बात करें तो हमें कहीं ना कहीं इसे देखना है। ठीक है, तो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल्स के बीच में उसे शेयर कर सकते हो एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। So friends, the first article deals with Ministry of Social Justice and Empowerment seeks feedback on draft national policy for person with disabilities। तो बेसिकली आपको पता होगा कि 2006 में नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज लाई गई थी। अब आप ही हमें बताओ 2006 से लेकर 2022 कितना साल बीत गया है एंड इस बीते हुए समय में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए होंगे पर्सन विद डिसेबिलिटीज के राइट्स को लेकर। ठीक है, बहुत सारे बदलाव आए होंगे। तो उन सब बदलाव को कहीं ना कहीं ये जो आपका 2006 का नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, इसमें कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत होगी। तो इसीलिए ड्राफ्ट लाया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक ऑब्जेक्टिव इस ड्राफ्ट को लाने की क्या है। आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सिलेबस को पहले देख लेते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, आप देख सकते हो मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो लेट्स कम टू आवर आर्टिकल। तो ये जो आपका एग्जिस्टिंग पॉलिसी था 2006 में, मैंने आपको बताया इसमें अभी चेंजेस किए जाएंगे। और ये चेंजेस की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज इस पीरियड में, यानी कि जो 2006 से लेकर 2022 के पीरियड की बात करें तो इस बीच में जो इंडिया है, इन्होंने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी साइन किया है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप याद करो, 2016 में राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी इसको इनेक्ट किया था एंड फिर आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई थी। तो इन सब जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, है ना, इन सब को इनकॉर्पोरेट करना है इस नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज के अंतर्गत। दैट्स वाई ये ड्राफ्ट पेश की गई है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात, आपको थोड़ा सा स्टेटस के बारे में जानना चाहिए कि क्या आखिरकार प्रोपोर्शन है पीडब्ल्यूडीज का। तो देख लो, सेंसस 2011 की बात करें तो 2.21% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, अप्रॉक्स 2.68 करोड़ पॉपुलेशन, इनमें कहीं ना कुछ डिसेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो इस ड्राफ्ट पॉलिसी का क्या एम है? तो पहली बात तो ये कि जो नंबर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनकी संख्या में कमी लाना, ये तो लॉजिकल बात है। और कैसे? तो डिसेबिलिटी प्रिवेंशन। आप देखते होंगे कि बहुत सारी जो डिसेबिलिटी है वो इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हम उन्हें टाइमली मैनर में या तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते या फिर हम उसे प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन इज वेरी नेसेसरी टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पीडब्ल्यूडी। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज योर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीडब्ल्यूडी। कैसे? तो बेटर हेल्थ केयर सुविधा इन्हें प्रोवाइड किए जाए, एसेसिबिलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी की सुविधा इन्हें प्रोवाइड की जाए, सो दैट इनको एक प्रकार से स्पेशल नीड्स के माध्यम से इनका पूरा केयर किया जाए। एंड साथ ही साथ इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग ए मोर इंक्लूसिव सोसाइटी। व्हेन वी टॉक अबाउट इंक्लूसिव सोसाइटी, इसका मतलब सोसाइटी के अंदर जो भी पर्सन्स रह रहे हैं, चाहे वो आपका पीडब्ल्यू हो या फिर कोई अदर सेक्शंस ऑफ द पीपल, उन सब को एक प्रकार से वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करना जो एक पर्सन एसेस करता है उस सोसाइटी में। ठीक है, तो इंक्लूसिव सोसाइटी का मतलब ये हुआ। तो क्या की प्रोविजन है ड्राफ्ट पॉलिसी के अंतर्गत? तो एक आप देख लो, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल प्रोग्राम ऑन प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। एक नेशनल प्रोग्राम तैयार किए जाएंगे सो दैट डिसेबिलिटी के प्रिवेंशन किया जा सके। एंड एक है, आप देख लो, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, यानी कि जो भी आपका डिसेबिलिटी है, जैसे यहाँ पर आप देख लो एक डाटा है, 1/3 ऑफ मोस्ट डिसेबिलिटी जो चिल्ड्रन में हमें देखने की मिलती है वो प्रिवेंटेबल है अगर उसे अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए। 1/3 मतलब क्या? 33% चिल्ड्रन वो डिसेबिलिटी से बच सकती हैं सिर्फ अगर उन्हें अर्ली
डिटेक्ट कर लिया जाए तो अर्ली डिटेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकेगा और अल्टीमेटली वो ठीक हो जाएंगे। तो ये बात भी है। साथ ही साथ हैशल फ्री सर्टिफिकेशन और डिसेबिलिटी बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी कवर्ड बाय आरपीडी एक्ट 2016, जो अभी हमने ऊपर में आरपीडी एक्ट 2016 की बात की, इसमें बेसिकली जो सर्टिफिकेशन दी जानी है पर्सन विद डिसेबिलिटी को वो आसानी से मिल जाए, तो उसमें कुछ की प्रोविजंस किए गए हैं। साथ ही साथ प्रोविजंस ऑन कंप्लायंस विथ आरपीडी एक्ट फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटीज व्हेन ग्रांटिंग परमिशन और रिकॉग्निशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो सिमिलर है आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। एंड ये आप देख लो, देयर इज अ टारगेटेड मिशन जिसके तहत जो पीडब्ल्यूडी हैं उनको एसेसेबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिलेगा, ठीक है। एज वेल एज नेशनल लेवल एम्प्लॉयमेंट पोर्टल तैयार की गई है, एज वेल एज डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स सेंटर तैयार की गई है। तो ये सब क्या इंडिकेट करता है ना, इंक्लूसिव सोसाइटी के देख लो, इनके लिए भी कहीं ना कहीं वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जो हमें या आपको या फिर नॉर्मल पर्सन्स को मिलती हैं, ठीक है। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंक्लूजन, आप लिख सकते हो आंसर राइटिंग में अगर सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक हो तो। एंड देख लो गाइडलाइंस ऑन नेसेसरी मॉडिफिकेशंस इन पर्सनल व्हीकल्स यूज बाय पीडब्ल्यूडी, तो जो पर्सनल व्हीकल्स पीडब्ल्यूडी यूज करते हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया जाए सो दैट वो व्हीकल्स उनके लिए पूरा मतलब फिट हो सके एंड वो इस्तेमाल कर सके उन व्हीकल्स को भी। तो ये फ्रेंड्स हमने फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस किया, और यहाँ पर आप देख लो की इनिशिएटिव जो भारत के द्वारा ली गई है फॉर बेटरमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी। तो सोशल इंपावरमेंट के लिए वी हैव द एसेसेबल इंडिया कैंपेन, यहाँ पर आप देखो है ना, एसेसेबल इंडिया कैंपेन एंड यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट। एंड एजुकेशनल इंपावरमेंट के लिए क्या है, तो यहाँ पर आप देखो स्कॉलरशिप दिए जाते हैं फॉर द स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटी। साथ ही साथ वी हैव द दीन दयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम। एंड इकोनॉमिक इंपावरमेंट के लिए क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किल ट्रेनिंग्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, एंड स्किल ट्रेनिंग के लिए बेसिकली ये आपका एक्शन प्लान है। एंड वी हैव द कंसेशनल लोन, यानी कि सस्ते में लोन दिए जाते हैं टू द एंटरप्रेन्योर्स हु हैविंग द पीडब्ल्यूडी। एंड फिजिकल इंपावरमेंट के लिए क्या है, तो असिस्टेंस दिए जाते हैं टू द डिजेबल्ड पर्सन्स कि वो परचेज कर सके द असिस्टेड डिवाइसेस जो इनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द पर्सन विथ डिसेबिलिटी एंड उनके लिए क्या देश भर में स्कीम चलाई जाती हैं, सुविधाएं दी जाती हैं, एंड जो कुछ की प्रोविजंस है उसके बारे में भी डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल। ईरान स्टार्ट्स ट्रांसफर ऑफ रशिया गुड्स टू इंडिया बाय यूजिंग इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर। ये जो आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर है ना, वो काफ़ी लंबे समय से बेसिकली न्यूज में, दैट्स वाई इट्स बिकम एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल फॉर डिस्कशन। और अभी क्या न्यूज़ है, तो ईरान ने बेसिकली रशियन गुड्स का जो ट्रांसफ़र है वो इंडिया को भेजा है बाय यूजिंग दिस रूट। तो थोड़ा सा इस रूट को आपको देखना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, हम अगर कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहते हैं फ्रॉम यूरोप इंक्लूडिंग रशिया, तो हम स्वेज कैनाल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यहाँ पर देखो ये जो रास्ते मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको फोकस करना है थोड़ा सा, इन रास्ते का इस्तेमाल किया जाता था। देख लो ये इंडिया है, अरेबियन सी से हम रेड सी में गए, रेड सी से हम मेडिटेरेनियन सी में गए, उसके बाद आप देख लो अटलांटिक ओशियन को क्रॉस किया, और उसके बाद नॉर्थ सी के बाद आपका बाल्टिक सी, उसके बाद आपका ये हम रशिया पहुँचते या फिर यूरोप पहुँचते, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इस रूट को देखो जो अभी हमने डिस्कस किया, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, ये आपका इंडिया एंड फिर आप देख लो पर्शियन गल्फ से एंट्री लेगा, यहाँ है आपका ये पर्शियन गल्फ, उसके बाद ये सेंट्रल एशिया को भी क्रॉस करेगा इंक्लूडिंग द कैस्पियन सी, और उसके बाद डायरेक्टली रशिया को एक्सेस कर सकता है। तो ये बेनिफिट है इसका। साथ ही साथ अन्य क्या बेनिफिट है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बेसिक डिटेल्स क्या है जो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर दैट लेट्स लुक एट द सिलेबस। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो आप हमें बताओ क्या होगा, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप कंट्रीज एंड डेवलपिंग ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। तो बेसिकली ये जो ट्रांजिट रूट है वो रशिया का एक पार्ट है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा इंडिया पर, उससे आप लिंक कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जब हम बात करते हैं INSTC की, शॉर्ट फॉर्म है ये आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर का, तो ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है। व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, यानी कि मोर देन वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज गेटिंग हियर। तो यहाँ पर आपका वाटरवेज भी मिलेगा, जैसे आप देख सकते हो पर्शियन गल्फ, कैस्पियन सी, है ना,
एज वेल एज रोडवेज भी मिलेगा जो आपके लैंड एरियाज हैं। तो इसलिए इनको मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कहते हैं। इसकी शुरुआत बेसिकली या फिर इसकी जो नींव है वो 2000 में ही रखी गई थी, ईयर 2000 बाय रशिया, इंडिया एंड ईरान, सो दैट जो ट्रांसपोर्टेशन कॉपरेशन है अमंग द मेंबर कंट्रीज उसको प्रमोट किया जाए। ठीक है, और ये जो आपका रूट है इट विल कनेक्ट द इंडियन ओशियन। ध्यान से आपको समझना है किस किस को ये कनेक्ट करेगा, बिकॉज इट कैन बी एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। तो ये आपका इंडियन ओशियन को कनेक्ट करेगा, पर्शियन गल्फ से लेकर कैप्शियन सी को कनेक्ट करेगा, ठीक है, वाया ईरान, एंड उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रशियन पोर्ट है उसको कनेक्ट करेगा, एंड नॉर्थ यूरोप को भी कनेक्ट करेगा रशिया के माध्यम से। एंड अभी टोटल इसमें 13 मेंबर्स शामिल है, और 13 मेंबर्स में आपका इंडिया भी है, ईरान भी है, रशिया, अजरबैजान, अर्मीनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, तुर्की, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन एंड सीरिया। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे होगे तुर्कमेनिस्तान नहीं है, बाकी सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी ऑब्जर्व कर रहे होगे कि यूक्रेन भी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इसमें मेंबर्स आपके यूक्रेन भी है और तुर्कमेनिस्तान नहीं है। ठीक है, और इंडिया, रशिया, ईरान तो है ही है। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखोगे तो आपको ज़्यादा कंट्रीज याद रहेंगे विदाउट मेमोराइजिंग द फैक्ट्स। तो क्या सिग्निफिकेंस होगा, क्वेश्चन जो मेंस में आएगा वो सिग्निफिकेंस को ही लेकर आएगा। और मैं सिर्फ या फिर आप जो है इसको सिर्फ एक सेक्टर में मत मानिए। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के अगर ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होते हैं, चाहे वो रोडवेज हो, रेलवेज हो, कुछ भी हो, तो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस आप लिख सकते हो इन पॉइंट्स को जोड़कर। कैसे? तो एक तो ये कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है गुड्स का उसको ये कट कर सकता है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन में या फिर लॉजिस्टिक्स में अच्छा खासा कॉस्ट लग जाता है, जिसके कारण जो गुड्स के प्राइसेस हैं बढ़कर दिखते हैं। तो देख लो अप्रोक्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 30% से कट हो सकता है, और ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी कट होगी। कैसे? क्योंकि अल्टरनेटिव रूट क्या है, अभी अल्टरनेटिव रूट है आपका सुएज कैनाल के माध्यम से, मेडिटेरियन के माध्यम से, तब जाके हम रशिया या यूरोप को एक्सेस करते हैं। लेकिन जब ये रूट पूरी तरह से एक्सेसिबल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है वो कम हो जाएगा बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ठीक है, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प टू गेन द स्मूथ एक्सेसिबिलिटी इनटू सेंट्रल एशिया एंड इट्स एसोसिएटेड रीजन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ आप रूट को देखो, है ना, मैं फिर से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ये टोटल है आपका सेंट्रल एशिया रीजन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस ट्रांसपोर्टेशन रूट से हम सेंट्रल एशिया को भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं, एज वेल एज जो आपके आसपास के लोकेशन है, कंट्रीज है, उसको भी हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और बेनिफिट हुआ कि मोर एक्सेसिबिलिटी टू द कंट्रीज फॉर इंडिया, इट विल बी ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट। एंड इसके माध्यम से जो ट्रेड है वो एक्सपेंड हो सकेगी, डाइवर्स हो सकेंगी, एंड इन्वेस्टमेंट भी प्रमोट होगा। और साथ ही साथ इट विल रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन करंट ट्रेडिंग पार्टनर। तो जो अभी आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स है उस पर जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी, एंड स्पेशली द एनर्जी कनेक्टिविटी। कैसे? तो जो सप्लाई चेन है वो फिर से रीअलाइन होंगी बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। एंड अदर प्लांट कॉरिडोर्स जो इंडिया और रशिया को कनेक्ट करेगा, यूरोप को कनेक्ट करेगा, तो ये भी न्यूज में चल रही थी, ये ध्यान रखना है, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर। और ये जो आपका कॉरिडोर है ये इंडिया और रशिया को कनेक्ट करेगा, लेकिन ये कॉरिडोर बनेगा किधर? ये बनेगा आपका जो पैसिफिक ओशन आप देखते हो ना, और जो आप बे ऑफ बंगाल रीजन देखते हो, तो उस रूट से जाकर आपका पैसिफिक से रशिया को कनेक्ट करेगा। ठीक है, खासकर वेस्टर्न पैसिफिक वाला जो रीजन है, तो ये ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये भी आपका कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात चल रही है। आप यहाँ पर देख रहे हो किस प्रकार से इंडिया और रशिया कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए अच्छा खासा प्रयास कर रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपका ट्रेड है जो रशिया एंड इंडिया के बीच काफ़ी अच्छा होना चाहिए था, लेकिन अगर आप वैल्यूएशन में देखोगे तो उतनी खास नहीं है, तो ट्रेड एक्सपेंशन हो सकेगी आराम से। ठीक है, और इंडिया अरेबियन मेडिटेरियन कॉरिडोर भी है जो इंडिया को कनेक्ट करेगा विद द मेनलैंड यूरोप वाया पिरस पोर्ट ऑफ ग्रीस। तो ग्रीस में बेसिकली जो आपका पिरस पोर्ट है उसको कनेक्ट करेगा एंड मिडिल ईस्ट। तो ग्रीस कहाँ है आपका? यहाँ पर अगर मैप में देखें तो ये है आपका ग्रीस, तो इस यहीं पर आपका पोर्ट होगा और इससे आपका कनेक्ट करेगा यूरोप को। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया था सेकेंड आर्टिकल। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। आरबीआई लेंस इन नियो बैंक एमंग रैपिड ग्रोथ इन कस्टमर। ये नियो बैंक्स क्या होते हैं? ये बेसिकली नए प्रकार के फिनटेक फर्म्स हैं। फिनटेक फर्म का मतलब ये होता है कि वैसे फर्म जो फिनटेक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो फाइनेंशियल सर्विसेज को डिजिटली या टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
तो नियो बैंक्स इज़ वन ऑफ देम। जैसे कोई एग्जांपल अगर हम बोले, कोई ऐप है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है आपको डिजिटली, कि भाई साहब आपको फिजिकल ब्रांच जाना नहीं है, डिजिटली आप सारे डॉक्यूमेंट दो और आपका इंश्योरेंस अप्रूवल हो जाएगा, तो वो सब फिनटेक सोल्यूशन ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसको आप तोड़ोगे तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है आपका फिनटेक। तो अभी क्या हो रहा है, ये जो नियो बैंक्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है तो आरबीआई इस पर अब निगरानी रख रही है, सो दैट इस पर कहीं ना कहीं पूरा रेगुलेशन कंट्रोल किया जा सके। तो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन लेट्स सी द सिलेबस। व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, तो ये आपका होगा इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके अंतर्गत आपका ये कवर होगा, ठीक है। तो नियो बैंक्स देख लो, एग्जाम्पल भी आपका रिजर्व पे, ठीक है। तो ये फिनटेक फॉर्म्स होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है, पहली बात ये कि ओनली हैव ए डिजिटल प्रेजेंस, इसका कोई फिजिकल बैंक ब्रांच नहीं होगा, जैसे एसबीआई या फिर कोई अन्य आप बैंक ले लो आईसीआईसी, तो इन सब का तो फिजिकल ब्रांच भी है। लेकिन नियो बैंक्स एक प्रकार से नई प्रकार की फिनटेक फॉर्म है जिसका कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा, ओनली डिजिटल प्रेजेंस। एंड इसके पास दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है, डज नॉट हैव द बैंक लाइसेंस। तो ये कैसे ऑपरेट करती है, तो बेसिकली ये पार्टनर कर लेती हैं एग्जिस्टिंग बैंक्स के साथ, ठीक है, टू प्रोवाइड द बैंकिंग सर्विसेज। तो दो बातें यहाँ पर ध्यान रखना है, ओनली ए डिजिटल प्रेजेंस, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि डज नॉट हैव ए बैंक लाइसेंस ऑफ देयर ओन। तो ट्रेडिशनल बैंक्स जैसे एसबीआई हो, आईसीआईसीआई हो या फिर अदर बैंक्स हो, ये ऑमनी चैनल अप्रोच को फॉलो करते हैं। व्हेन वी से ऑमनी चैनल अप्रोच, यानी कि बोथ फिजिकल एंड डिजिटल प्रेजेंस होता है। तो आप देखते हो कि जो भी आपके बैंक्स है वो डिजिटल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, फिजिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। आप फिजिकली जाके पैसे डिपॉजिट करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, है ना, और ये सब काम डिजिटली भी हो सकते हैं। तो ये होता है आपका ओमनी चैनल अप्रोच। लेकिन फिनटेक जो है वो आपका ये डिजिटल सर्विसेज से सिर्फ प्रोवाइड करता है। और जब हम बात करते हैं फिनटेक की, तो मैंने आपको बताया एक प्रकार से ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में। और न्यूज़ इसलिए आ रही है बिकॉज जो न्यू बैंक्स है वो आप भी देख रहे हो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को कहीं ना कहीं डिसरप्ट कर रही है। कैसे, तो इनको तो कोई बैंक ब्रांच खोलना नहीं है, आराम से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर वो पर्सनलाइज सर्विसेज टू द कस्टमर्स लाइक बैंकिंग फैसिलिटी या फिर असेसिंग द क्रेडिट और प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस सर्विसेज, तो ये सब प्रोवाइड कर सकती है। तो इससे कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है वो डिसरप्ट हो रही है, और लोग भी कहीं ना कहीं ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं इन टेक्नोलॉजिकल ऐप से, ठीक है। बिकॉज इट ऑल्सो मीट्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ टूजे डिजिटल जनरेशन। कैसे कि भाई साहब अब हमें फिजिकल पैर हाथ चलाकर बैंक के पास लोन लेने जाने की जरूरत नहीं होगी, सब डिजिटली एसेसिबल हो जाएगा, बस जो भी डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करो और बैंक क्रेडिट सब अप्रूव हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार का सिस्टम होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेनिफिट क्या है न्यू बैंक की, तो ये आप देखो, इट प्रमोट्स इनोवेशन एंड कस्टमाइजेशन ऑफ सर्विसेज, है ना, जो कस्टमर जो सर्विसेज लेना चाहता है उसको आसानी से मिल सकेगा, ठीक है। और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करते हैं टू द स्मॉल बैंक, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो सकेगा बिकॉज ये उनको ज़्यादा कैटर करता है जो अंडर सर्व्ड है, जैसे रिटेल कस्टमर्स, इनको इजीली लोन नहीं मिलती है लेट से, तो ये यहाँ से लोन या फिर सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं, एज वेल एज एमएसएमई सेगमेंट। लेकिन कुछ चैलेंजेज है, पहली बात तो ये कि सिर्फ स्मॉल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर करते हैं, अनलाइक द बैंक हु प्रोवाइड्स द ह्यूज बैंकिंग सर्विसेज एंड द प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं जो नॉन टेक से भी कंज्यूमर्स हैं, जिनको टेक्नोलॉजी ऑपरेट करने नहीं आती, मोबाइल फोन्स या फिर जो भी डिजिटल डिवाइसेस है वो ऑपरेट करने नहीं आती, तो उनके लिए कहीं ना कहीं चैलेंजेज होगा। साथ ही साथ डायरेक्ट रेगुलेशन अभी आरबीआई नहीं कर रहा है, बिकॉज पहली बात तो ये कि बैंक है ही नहीं, ठीक है। एंड लैक ऑफ कस्टमर ट्रस्ट, बिकॉज कब ये जो नियो बैंक्स है वो उठ के गायब हो जाए पता नहीं, क्योंकि ऑल दीज आर डिजिटल, ठीक है, तो इसलिए दिक्कत भी हो सकती है, ठीक है। फ्रॉड जिसको हम कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, तो ये ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया, लेट्स मूव टू द अदर आर्टिकल। ये आप देख लो आरबीआई वर्किंग ग्रुप सजेशन क्या है, तो आप पढ़ सकते हो, सिंपल सजेशन है आपका, ठीक है। तो लेट्स सी द नेक्स्ट आर्टिकल, बाइनरी सुपर मैसिव ब्लैक होल डिस्कवर्ड इन ए सिस्टम विच कुड बी साइट ऑफ फ्यूचर ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्शन। क्या है ये बाइनरी सुपर मैसिव ब्लैक होल, इस कीवर्ड को तोड़ो, बाइनरी मतलब टू, ठीक है। तो ये जो आपका सिस्टम है इसमें आपका टू ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं इन ए क्लोज ऑर्बिट। यहाँ पर आप देखो कहाँ गया, है ना, बाइनरी SMBH सिस्टम, इट इज ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू ब्लैक होल्स इन ए क्लोज ऑर्बिट, काफ़ी नज़दीक नज़दीक में होंगे ये ब्लैक होल, और इसे डिस्कवर किया गया है ग्रेविटेशनली लेंस्ड ब्लेजर में। ये कीवर्ड आपको याद रखनी है, ब्लेजर क्या है,
तो जो ब्लेजर्स है ये यूनिवर्स में कुछ मोस्ट ल्यूमिनस एंड एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। एंड जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग की, तो एक ये फेनोमेना है यूनिवर्स में हमें देखने को मिलती है, जिसके तहत जो लाइट्स हैं जो साइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं फार अवे लोकेशन, और वो लाइट बेसिकली बेंट हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी पुल कर लेती है। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल वही है ना कि एक प्रकार से जो ग्रेविटी है ब्लैक होल की इतनी ज़्यादा होती है कि इवन लाइट कैन नॉट एस्केप आउट। तो वही है आपका ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इट इज ए फेनोमेना बाय विच लाइट शाइनिंग फ्रॉम फार अवे टू बी बेंट एंड पुल्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। और ब्लैक होल के बारे में आपको पता ही होगा, हमने बार बार डिस्कस किया है। तो इट इज ए प्लेस इन स्पेस इन यूनिवर्स जहां पर ग्रेविटी इज सो मच कि इवन लाइट कैन नॉट गेट आउट, लाइट भी नहीं आ सकती। कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट तो छोड़ो, प्लैनेट सब भी एक प्रकार से पूरी तरह से कंज्यूम हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है। अगर इनके इन्फ्लुएंस में आता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो चाहे वो प्लैनेट हो, मून हो, स्टार हो, कुछ भी हो, सबको ये अपनी तरफ खींच लेता है। बिकॉज इंटेंस ग्रेविटी है, ग्रेविटी का क्या काम होता है? खींचना, ठीक है। तो ब्लैक होल कैसे बन सकते हैं? इट कैन फॉर्म व्हेन स्टार इज डाइंग। एंड जो ब्लैक होल्स है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टाइनी ब्लैक होल्स। टाइनी ब्लैक होल्स यानी कि इसकी जो साइज है आप देख लो 1 एटम की तरह। साइज पर मत जाना, इसकी जो डेंसिटी होती है ना, या फिर ग्रेविटी जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। और है आपका स्टेलर ब्लैक होल्स। स्टेलर ब्लैक होल्स बेसिकली 20 टाइम्स मोर देन द मास ऑफ द सन। एंड सुपर मैसिव ब्लैक होल विच इज या हुज मास इज मोर देन 1 मिलियन सन्स टुगेदर। 1 मिलियन सन को मिला दो तब जो मास बन रही है उससे भी ज़्यादा, ठीक है। एंड 2020 का जो नोबेल प्राइज है फिजिक्स में वो किसको दिया गया था? इसमें तो दिया नहीं गया, लेकिन हाँ ब्लैक होल रिलेटेड फाइंडिंग के लिए ही दी गई थी, ठीक है। एंड जो डिस्कवरी है बाइनरी SMBH का, वो फ्यूचर डिटेक्शन, जो ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज होते रहती है स्पेस में, उसको डिटेक्ट करने में ये मदद करेगा। एंड ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स है ये बेसिकली रिपल्स है, बेंड है स्पेस टाइम में, जो ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वली। एंड कैसे काउज होती है, कैसी ये रिलीज होती है ग्रेविटेशनल वेव्स? तो बिकॉज ऑफ द मोस्ट वायलेंट एंड एनर्जेटिक प्रोसेस जो यूनिवर्स में चलते रहती है ना, जैसे ब्लैक होल का टकराना, या फिर है ना यहाँ पर आप देख सकते हो 2 बिग स्टार्स ऑर्बिटिंग ईच अदर, ये सब कुछ है ग्रेविटेशनल वेव्स जो क्रिएट होते हैं। उसको डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी। तो ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल वेव्स आर रिपल्स इन स्पेस टाइम एंड इट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। एंड काउज हम डिस्कस करेंगे। एंड जो एल्बर्ट आइंस्टीन है, इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि ग्रेविटेशनल वेव्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है। 1916 में ही प्रिडिक्ट किया था, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिली, इसलिए उतनी ज़्यादा वैल्यूडेशन नहीं हो पाई। लेकिन अब जो है हमें ग्रेविटेशनल वेव्स की प्रूफ मिल रही है। कैसे? तो देख लो, ग्रेविटेशनल वेव 2015 में पहली बार डिस्कवर की गई थी बाय द लिगो। लिगो तो आपने नाम भी सुना होगा, और ये प्रीलिम्स में भी आया है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इनके द्वारा, ठीक है। और तो इससे क्या पता चलता है कि हाँ, जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रिडिक्ट किया था GW के बारे में, वो कहीं ना कहीं सच निकल रही है। एंड अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल वेव्स कब कब क्रिएट होती है, तो देख सकते हो आप 2 ब्लैक होल्स ऑर्बिट ईच अदर एंड मर्ज, तब भी आपका ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट होगा। तो ये मोस्ट वायलेंट फेनोमेना के दौरान ये ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट हो जाती है। एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स मूविंग एट वेरी हाई स्पीड, बहुत ही हाई स्पीड में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब भी, 2 बिग स्टार्स ऑर्बिटिंग ईच अदर तब भी, एंड ए स्टार विच एक्सप्लोड्स एसिमेट्रिकली, जिसको हम सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा इज द फेनोमेना जब आपका स्टार जो है वो एक्सप्लोड करता है, तब भी आपका ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होती है। सो फ्रेंड्स, ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। और इसका सिलेबस तो आपको पता होगा, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस रिलीज्ड नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी के बारे में बेसिकली बताता है कि कौन से राज्य में, यूटी में बेटर ई गवर्नेंस सर्विसेज चल रही हैं, प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उसको रैंक करता है, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बट लेट्स मूव टू द सिलेबस। तो यहाँ पर आप देख लो, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, आर्टिकल नंबर 5, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस एप्लीकेशन मॉडल, सक्सेस लिमिटेशंस, इसके अंतर्गत आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस है, इन्होंने NESDA यानी कि जो आपका नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट है, इसको कंस्टिट्यूट किया था 2019 में, सो दैट स्टेट्स, यूटीज, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, इन सब को एसेस किया जा सके कि ये सब मिनिस्ट्री या फिर स्टेट्स है वो
कितनी अच्छे तरीके से, कितना अच्छा ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड कर पाते हैं, कितनी इफेक्टिव तरीके से। और ये बायएनियल स्टडी है, यानी कि हर 2 साल में एक बार ये स्टडी रिलीज होती है। और कहीं ना कहीं ये जो आपके रिपोर्ट आते हैं, इसका क्या काम होगा, इट विल हेल्प द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट कि वो अपनी डिलीवरी ऑफ द सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज अच्छा कर सके, बेस्ड ऑन द एनालिसिस, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट, कि भाई साहब आपको यहाँ पर कमी है तो इसको सुधारो। ठीक है, रिपोर्ट का मतलब ये होता है, वीकनेस को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको सुधारा जाता है बाय वर्किंग ऑन दैट। तो शेयर्स द बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द कंट्री टू इमुलेट। ये शेयर्स द बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है, इसको भी समझ लो आप, कि कोई राज्य है, लेट से कि वहाँ पर आपका जो ई गवर्नेंस डिलीवरी अच्छी हुई है, तो जो दूसरे राज्य है जहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुए, तो सीख सकते हैं कि हाँ चलो, लेट से केरला में अच्छी ई गवर्नेंस प्रैक्टिसेस है, तो क्या कारण है, क्या टेक्नोलॉजी या फिर क्या सिस्टम अडॉप्ट की गई सो दैट वहाँ पर डिलीवरी ऑफ ई गवर्नेंस सर्विसेज अच्छी हो रही है। तो इन सब से नॉलेज लेना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, इसी कहते हैं शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस। एंड ई गवर्नेंस बेसिकली क्या है कि हम जब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट टू ट्रांसफॉर्म द रिलेशंस विद सिटीजन, बिजनेस एंड अदर आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली जो आपके सर्विसेज है, गवर्नमेंट सर्विसेज जो पहले एक समय ऑफलाइन प्रोवाइड किए जाते थे, वो अब आपको ऑनलाइन मिल रही है ना। तो इसी कहते हैं ई गवर्नेंस। ठीक है, और इससे बेनिफिट क्या होगा, तो आपको टाइमली में सर्विसेज एक्सेस मिल जाएगा, थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन आपकी हाईलाइट देखो यहाँ पर। तो जो कंट्री के ई गवर्नेंस लैंडस्केप में इम्प्रूवमेंट हुआ है, अगर 2019 की कंपैरिजन करें तो कैसे, तो ई सर्विस डिलीवरी में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही साथ इंटीग्रेटेड या सेंट्रलाइज पोर्टल्स लाए गए हैं, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। साथ ही साथ जो असेसमेंट पैरामीटर स्कोर है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। एंड जो ई सर्विसेज है, फाइनेंस एंड लोकल गवर्नेंस एंड यूटिलिटी सर्विसेज सेक्टर का, ये कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा यूज किया गया है। ये सब प्रीलिम्स के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ ऑल्सो नॉट यूजफुल फॉर मेंस। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ कौन बेस्ट है, कौन या किसकी परफॉर्मेंस थोड़ी गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है, थोड़ा ये देखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये तो फैक्ट्स हैं। हाँ, ये देख लो आप, एमंग ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज केरला ने हाईएस्ट ओवरऑल कंप्लायंस स्कोर अचीव किया है। और केरला में आपको पता है ना, गवर्नेंस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। एंड एमंग नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स, मेघालय और नागालैंड जो है वो लीडिंग स्टेट रहे हैं। एंड यूटीज की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हाईएस्ट रैंक किया है। ठीक है, एंड रिकमेंडेशन की बात करें तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मैंडेटरी सेक्टर स्पेसिफिक फोकस होना चाहिए टू अटेंड द एसडीजी गोल, स्टैंडर्ड फॉर यूनिफॉर्मिटी इन द गवर्नेंस, यानी देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन गवर्नेंस एंड फोकस ऑन सिक्योरिटी प्राइवेसी एज वेल, बिकॉज आपको पता है डिजिटल फ्रॉड सब काफ़ी बढ़ गए हैं। एंड एम्ब्रेसिंग द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड मोर बेटर एंड ओरिएंटेड ई गवर्नेंस सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द लास्ट आर्टिकल। हाँ, ये देखो, मैंने आपको बोला था ना, ज्योग्राफी के एंगल से कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ये काफ़ी मज़ेदार आर्टिकल है। मुंबई सिंकिंग एट 2 mm पर ईयर, न्यू रिसर्च वांस। अब आपको लग रहा होगा कि भाई साहब मुंबई कैसे सिंक कर रही है ना, मुंबई कैसे सबसाइड कर रही है, तो इसके पीछे ज्योग्राफिकल कारण है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो बट बिफोर दैट सिलेबस हमें चलते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, तो यहाँ पर आप देख लो, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एक जो GS1 का टॉपिक है उससे भी लिंक होगा, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना। ठीक है, सो लेट्स मूव। तो जो रिसर्चर्स हैं यूजिंग द इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रेडार डाटा, यानी कि ये डिवाइस के डाटा को इस्तेमाल करके एनालाइज किया है लैंड सब्सिडेंस 99 कंट्रीज में। और इसमें ये निकल कर आया है कि ये जो आपका है, यानी कि तियानजिन, ये तियानजिन जो है ना, ये एक चाइना का कोस्टल सिटी है और ये सबसे फास्टेस्ट सिंकिंग कोस्टल सिटी है इन द वर्ल्ड। और ये जो आपका इंसार है, यानी कि जिसके बारे में हमने बात की, इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ये टेक्निक है जिसके माध्यम से हम ग्राउंड डिफॉर्मेशन, यानी कि ग्राउंड, यानी कि जो सरजमीन है इसमें जो बदलाव हो रहे हैं, चेंजेज हो रहे हैं, उसको हम मैप करते हैं रडार इमेजेस के माध्यम से। ठीक है, फ्रॉम ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स। और नासा और इसरो, आपको पता ही होगा कि एक साथ मिलकर वर्क कर रहे हैं ऑन द नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार डेवलपमेंट के लिए टू मेजर द चेंजेज इन अर्थ सरफेस। ठीक है, और जब हम बात करते हैं लैंड सब्सिडेंस का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अर्थ सरफेस है वो बेसिकली ग्रेजुअल सिंक करने लगे, तो उसको हम कहते हैं लैंड सब्सिडेंस। कैसे हो सकता है? ड्यू टू द रिमूवल और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सब सरफेस अर्थ मटेरियल, यानी कि लेट से कि एक नदी है या फिर ओशियन है, उस पर आपने नाव रखा है। ठीक है, अब उस पर वेट जब बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, वो जो नाव है वो सबसाइड करेगी। उसी प्रकार से जो आपका मुंबई है या फिर जो कोस्टल सिटीज है, जो भी लैंड है, वो कहीं ना कहीं एस्थोनेस पेड़ के ऊपर ही तो रखा हुआ है ना,
मेंटल के ऊपर ही है। तो कहीं ना कहीं जब भी नीचे से कुछ डिस्टरबेंस हम करते हैं तो उसके कारण आपका लैंड सब्सिडेंस हो सकता है। एक तो ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप देखो कि अगर हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करते हैं तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा कि पानी जो है नीचे से तो ऊपर आ रही है, लेकिन वो तो रिजर्वेयर है, तो जमीन क्या होगा, सबसाइड करने लगेगी। तो ये बेसिकली लॉजिक होता है, ठीक है। तो देख लो, अगर इस प्रकार की इवेंट होगी तो इट विल एडवर्सली अफेक्ट द लोकल हाइड्रोलॉजी, यानी कि जो वाटर रिजर्वेयर है उसको तो अफेक्ट करेगा। फ्लडिंग्स आ सकती है, जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डैमेज हो सकता है, चाहे वो रोड हो, रेलवेज हो, बिकॉज सबसाइड करेंगे तो पूरा रोड भी हो सकता है वो धस जाए, ब्रेक हो जाए बीच में से, टेलीकम्युनिकेशन इफेक्ट हो जाए, ठीक है। रीजंस क्या है एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, इसको आप सिंपल एग्जांपल से समझो कि लेट्स से कि कोई आपका बकेट है, उसमें पानी भर के रखा है आपने, ठीक है, और उस पर तैरने वाला कुछ डिवाइस रख दो, जैसे फॉर एग्जांपल थर्मोकोल रख दो, ठीक है, और पानी को आप साइड से निकालते जाओ, तो क्या होगा, लैंड सबसाइड करेगा कि नहीं करेगा। उसी प्रकार से ग्राउंड वाटर एक प्रकार से आपका वो बकेट में रखा हुआ पानी है और ऊपर जो है आपका वो लैंड है, और जितना ज़्यादा हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करेंगे लैंड सब्सिडेंस की संभावनाएं बढ़ सकती है, ठीक है। तो एक तो एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो गया, साथ ही साथ नेचुरल वेटलैंड्स डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर। साथ ही साथ आप देख लो डेवलपमेंट ऑफ अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो क्या होगा, खोखला हो जाएगा आपका जो एज वेल एज माइनिंग हो गई, या फिर आपका इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, एंड इट कैन ऑल्सो बी कवर्ड बाय नेचुरल कंपैक्शन और कोलैप्स, जैसे फॉर एग्जांपल सिंक होल फॉर्मेशन। सिंक होल फॉर्मेशन आपको कास्ट टोपोग्राफी में देखने को मिलेगी, कास्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, आप डालना सिंक होल फॉर्मेशन तो आपको फिगर्स दिखने लगेंगी। साथ ही साथ अर्थक्वेक के कारण भी हो सकता है, या हैविंग परमाफ्रॉस्ट, ये पेरी ग्लेशियर या फिर जो आपके ग्लेशिएटेड रीजन है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। मेथड क्या है टू कंट्रोल और अरेस्ट द सब्सिडेंस, तो वही ये पंपिंग ड्राफ्ट को कम करो, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा आप ग्राउंड वाटर स्ट्रक्चर कर रहे हो उसको कम करो। साथ ही साथ आर्टिफिशियल रिचार्ज करो एक्वा फायर्स का, सो दैट वो अपना जो लेवल है वो मेंटेन करके रखे। एंड रिप्रेजेंटिंग ऑफ एक्वाफायर्स थ्रू वेल्स और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मेथड। और इससे पहले देख लो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने एक एमओयू भी साइन किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के साथ, सो दैट जो ग्राउंड वाटर का या फिर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का क्या इम्पैक्ट है लैंड सब्सिडेंस के ऊपर नॉर्दर्न इंडिया में, उसको एनालाइज करने के लिए। और ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि काफ़ी खतरे वाला विषय है वैसे, बिकॉज पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो धस सकता है ना, इवन लैंड में एक प्रकार से क्रैक्स आ सकती है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट एसोसिएटेड डिजास्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये हमने ऑल दी आर्टिकल डिस्कस किया, होप यू अंडरस्टूड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।